रात का समय था और मैं अपने कमरे में सुकून से सो रहा था जब अचानक मुझे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे कदमों के पास बैठा है। मैंने देखने के लिए आंखें खोलीं और देखा कि ये वही है जो आज भी मेरे कमरे में खिड़की से फांद कर अंदर आ गई थी। उसने अपने चेहरे को नकाब में छुपा रखा था। वह बहुत डरी और सहमी सी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ बैठी थी। मैंने उससे कहा कि तुम डरो नहीं, आराम से बैठ जाओ। जाने वह किससे इतनी डरी हुई थी और रात के इस समय कैसे यहाँ तक आ जाती थी, और जाने क्यों मैं उसके डरने से मजहूज होने लगा था। ये आज मेरी जिंदगी में कैसा दिन आया था। रात का समय था। वो कम उम्र लड़की मेरे सामने बैठी थी। उसने बहुत प्यारा सा परफ्यूम लगा रखा था जिसकी वजह से मैं पागल हुआ जा रहा था। पर एक बहुत बड़ा जुल्म किया हुआ था उसने अपने चेहरे को नकाब में छुपा रखा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वह बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की थी, क्योंकि आंखें औरत के चेहरे की आधी खूबसूरती होती हैं। और इस तरह तो वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह बहुत डरी और सहमी सी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ बैठी थी। मैंने उसे कहा कि तुम डरो नहीं, बैठ जाओ आराम से। एक बड़ी अजीब बात है कि ज्यादातर मर्द इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की डरी सहमी हुई लड़की मर्द को ज्यादा अच्छी लगती है, न कि एक कॉन्फिडेंट वाली औरत जो उसके सामने बैठी हो और उसे ये बताए कि मैं किसी से नहीं डरती। पर सवाल यहाँ ये था कि जाने वह किससे इतनी डरी हुई थी और रात के इस समय कैसे यहाँ तक आती थी, और जाने क्यों मैं उसके डरने से मजहूज होने लगा था। लेकिन उस लड़की का राज जानकर मेरी जिंदगी इस कदर अपनी डगर से हट जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था, जबकि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था। पर वह मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गई थी। मुझे उससे प्रेम हो गया था, वो भी सच्चा वाला प्रेम। पर यह कहाँ पता था कि जिस लड़की की सिर्फ आंखें देखकर मैं उसका दीवाना हो गया हूं, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी। मेरा नाम राजीव है। मेरी उम्र 22 साल थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी करने का शोर मचा दिया। मैं अपनी माँ के सामने चीखता चिल्लाता रहा कि 22 साल की उम्र हुई है, 42 की नहीं। क्यों आप मेरी शादी करने पर तुल्ली बैठी हैं? लेकिन मेरी माँ का कहना था कि शादी तो करवानी है, वो भी उनकी पसंद की लड़की से। मैं अच्छा खासा हसीन और खूबसूरत मर्द था। सोचा कि माँ जब कोई लड़की पसंद करेगी तो वहां जाकर भी यही बताएगी कि मेरा बेटा तो बड़ा खूबसूरत है। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद भी कर ली और मुझे आकर बताया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है और उसका बाप बिस्तर पर पड़ा है, यानी डेथ बेड पर। उस जमाने में मेरी कोई नौकरी नहीं थी। मेरे बाप का छोटा मोटा कारोबार था, बस मैं वहीं देखा करता था। लेकिन सच कहूं तो वो कारोबार दिन ब दिन मेरे हाथों से डूब रहा था, क्योंकि मुझे कारोबार की कोई समझ नहीं थी। माँ ने कहा कि लड़की का बाप बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है और सारी जायदाद की अकेली मालिक है, तो सच कहूं तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश जागी कि बस इसी लड़की से मेरी शादी हो जाए। क्योंकि कोई माने ना माने, पैसे तो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं। माँ ने कहा कि मैं तो हाँ कर आई हूँ और तुम्हारी तस्वीर भी दिखा दी। उन्होंने भी हाँ कर दी तो उनको बहुत पसंद आए। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी लड़की की तस्वीर दिखा दें, तो माँ का कहना था कि तुमने तस्वीर देखकर क्या करना है पागल, तू बस उसकी दौलत देख, पैसे देख, तुझे तो और कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। अरे अगर लड़की की एक टांग भी नहीं हो तब भी तुझे हाँ ही कहना चाहिए। मैंने कहा, माँ कहीं वाकई उसकी एक टांग तो नहीं है? तो मेरी माँ हंसने लगी कि क्या मैं तेरी शादी एक टांग वाली लड़की से करवाऊंगी? उसका बाप बीमार है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसी महीने शादी हो जाए। बस अब देख लेना अपनी पत्नी को। वैसे भी हमारे जमाने में तो यही होता था, ये तुम लोगों ने ही आजकल नए रिवाज निकाल लिए हैं। अब क्या तुम 5 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? बस यूं समझो 2-4 दिन में शादी है तुम्हारी और लगन है तुम्हारा। मैंने माँ से कह दिया कि ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे मेरी माँ पर भरोसा था, क्योंकि इससे पहले भी वो मेरे लिए लड़कियां देख चुकी थी और उनको भी लड़की मुश्किल से ही पसंद आती थी। चाहता तो मैं भी यही था कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, दोस्तों के साथ कव्वाली नाइट मनाऊं और मजे करूं। लेकिन फिर सोचा कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो तो सोने की चिड़िया है। जब उसका बाप इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी दौलत उसकी और उसके जरिए मेरी ही हो जाएगी।
फिर तो मेरी जिंदगी की हर शाम पार्टी जैसी होगी, तो मुझे परेशान होने की जरूरत ही क्या है। मैं तो बहुत खुश था। यूं समझो कि खुद को ऐसा बादशाह महसूस कर रहा था जिसका जल्दी ही ताजपोशी होने वाली थी और उसे एक शहजादी भी मिलने वाली थी। ये बात थोड़ी अजीब थी कि मेरी माँ ने मुझे भी तो लड़की को देखने नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाई दी। लेकिन अमीर लोग तो ज्यादातर खूबसूरत ही होते हैं, क्योंकि वे अपना बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो गरीब होते हैं जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते, तो फिर अपना ख्याल कैसे रखेंगे। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी और मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अगर मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता नहीं देखती तो मुझे कोई आसपास की लड़की ही मिलती जिसने ज्यादा से ज्यादा मेकअप किया होता और बस उसके साथ मेरी जिंदगी गुजर जाती। और उसमें एक ही खूबी होती कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती। पर यहाँ तो मुझे पापा की प्रिंसेस मिल रही थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश था। शादी की रात तक अपनी दुल्हन को नहीं देखा, और जब देखा तो हालत ऐसी हो गई कि जैसे आज तक किसी दूल्हे की नहीं हुई होगी। मैंने अपनी हीरा नाम की दुल्हन को अपनी सुहागरात पर ही देखा था। वो घूंघट किए बैठी थी, और जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हो गया है, क्योंकि वो लड़की इस कदर बदसूरत थी कि कोई भी मर्द उसके पास जाने से इनकार कर दे। उसका वजन 100 किलो से ज्यादा होगा। उसकी रंगत करीबन काली और नैन नक्श भी अजीब भद्दे से थे। मैंने तो उससे पूछ लिया कि वो कौन है और मेरी दुल्हन कहाँ है। शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा था। शादी की रात पर अक्सर दूल्हे के साथ ऐसा मजाक किया जाता है जिसमें उसकी खूबसूरत दुल्हन की जगह घराने की सबसे मोटी, बदसूरत या बूढ़ी औरत को बैठा देते हैं, और जब दूल्हा घूंघट उठाता है तो हैरान हो जाता है। बाद में उसकी प्यारी और खूबसूरत दुल्हन को उसके पास ले आते और कहते हैं कि ये लो तुम्हारी पत्नी तो ये है। पर मेरे घराने में था ही कौन जो ऐसा मजाक करता। शादी भी तो सादगी से हुई थी और सब मेहमान जा चुके थे। अब मुझे समझ आ गई थी कि जो मुझसे ये मजाक कर रहा था वो कोई और नहीं, मेरी किस्मत थी, और अब मजाक हो चुका था। अब तो मेरा दिल कर रहा था कि कहीं से कोई निकल आए और कहे कि तुम्हारे साथ मजाक हुआ है। बेशक वो कोई आत्मा ही क्यों ना हो। मैंने घूंघट उठाया था, लेकिन उसके बाद मैं एक लफ्ज नहीं बोला। मैंने उसको एक नजर देखा भी नहीं और फौरन निकल के बाहर चला गया। मैं फौरन अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद सुकून से सो रही थी। मैंने दरवाजे को ऐसे पीटा था जैसे मेरे अंदर किसी बदअखलाक पुलिस वाले की रूह आ गई थी। मेरी माँ बाहर आई तो मुझे देखकर उसकी जान में जान आई। पागल हो गया है, अक्ल है कि उड़ गई? इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? और शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है जैसे अपनी सुहागरात पर ही रंडुआ हो गया है। मेरी माँ भी गुस्से में थी। काश ऐसा ही होता, क्योंकि उससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता। वो जो कमरे में बैठी है ना, उसे दुल्हन कहना गुनाह है। ये तूने मेरे साथ क्या किया माँ? मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी मौत का इंतजाम कर दिया। मेरी माँ ने कहा कि क्या मतलब मैंने? क्या वहां पर किसी चुड़ैल को बिठा दिया है? मैंने कहा कि चुड़ैल ही होती। चुड़ैल भी बड़ी खूबसूरत होती है, बस चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं। मुझे बस यही करना था, उसे वापस भेज देना था, क्योंकि मेरे अंदर अब उसके साथ रहने की चाह नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पागल तो नहीं हो गया तू? वो लड़की नहीं, तेरा ब्लैंक चेक है और तू ऐसी बातें कर रहा है। पागल, तू बहुत जल्द बहुत अमीर होने वाला है। मैंने अपनी माँ से कहा, हाँ मैं अमीर हो जाऊं और साथ ही मर भी जाऊं। अमीर हो जाऊं पर अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लूं। नहीं चाहिए ऐसी दौलत। क्या फायदा ऐसी दौलत का, ऐसे पैसों का जो बाद में मुझे अपना इलाज करवाने में ही खर्च करने पड़े, या फिर मुझे बहुत सारी बीमारियां लग जाएं, या फिर मैं पागल हो जाऊं। माँ ने कहा, ओ पागल, तू अपनी बुआ पर गया है। एक बार उसका बाप मर जाए और सारी दौलत तेरे नाम हो जाए, फिर तुझे उससे कोई ताल्लुक रखने की क्या जरूरत है? फिर मेरा बेटा जिस लड़की से कहेगा, मैं उससे अपने बेटे की शादी करवा दूंगी और अपने अमीर तरीन बेटे के लिए परी जैसी लड़की ले आऊंगी। तेरी माँ सब जानती है। घाटे का सौदा आज तक नहीं किया मैंने, वरना मेरा कोई दिमाग खराब था कि अपने हीरे जैसे बेटे को उस मोटी घसीट के हवाले कर देती। मैंने कहा, हीरा क्या होता है? इस लड़की का नाम हीरा किसने रखा है? और माँ कहने लगी, उसका नाम हीरा नहीं लक्ष्मी है, लेकिन उसका बाप उसे प्यार से हीरा कहता है। हम भी हीरा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो वाकई हीरा है।
लेकिन ऐसा हीरा जिसे हमें बेच देना है। पर जब तक उसका बाप मर नहीं जाता, उससे अच्छे तरीके से पेश आ। बस यूं समझ ले, कुछ दिन की तकलीफ है, फिर सुकून ही सुकून है। मेरी माँ की अक्ल पर मैं हैरान था। सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना गहरा सोचेंगी, वरना हमारे पास था ही क्या। एक छोटा सा घर जिसकी हालत इतनी बुरी थी, पर हमारे पास उसे ठीक करवाने के भी पैसे नहीं थे। मैं वापस कमरे में आया तो मेरी पत्नी जाग रही थी। मैंने उसे कहा, चुपचाप सो जाओ। पूछने लगी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने कह दिया, अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, ऐसा आपके दोस्त को इस वक्त कॉल नहीं करनी चाहिए थी, आज आपकी सुहागरात है। मैं देख रहा था कि उसके मुंह में जुबान भी थी। उसको अपनी सुहागरात की पड़ी हुई थी, जबकि मैं उसके करीब भी नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उसने कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, जिसके बाद शायद आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर यह बहुत जरूरी है। मैंने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूं। तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो कि अगर किसी भी पति को बताई जाती तो वह हत्थे से ही उखड़ जाता, पर मेरे लिए यह किसी खुशखबरी जैसी थी। जब तक मेरे बाबा बीमार हैं, मैं रोज रात को अपने घर ही रहा करूंगी, क्योंकि रात को बाबा का ख्याल रखने की जरूरत होती है और नौकरों पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। मेरे पास अपनी अमीर पत्नी की नजरों में अच्छा बनने और अपनी जान बचाने का बहुत अच्छा मौका था। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे उसे यह महसूस हो कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। मैंने उससे कहा, अभी हमारी शादी हुई है और तुम रात के वक्त घर से बाहर रहना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि यह बात कुछ मुनासिब नहीं है? उसका कहना था कि हाँ, ऐसा है, पर मैं क्या करूं? मेरे बाबा जिस तरह बीमार पड़े हैं, पता नहीं उनके पास कितना वक्त है। मेरे लिए यह वक्त बहुत जरूरी है कि मैं उनकी सेवा कर लूं, ताकि मेरी उनके साथ कुछ अच्छी यादें बन जाएं। वह सारी जिंदगी बाहर ही रहे और पैसे कमाने की मशीन बने रहे। उन्होंने हमारे लिए करोड़ों कमाए। ये बातें सुनकर तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। मैंने अच्छा बनने के लिए अपनी पत्नी को इजाजत दे दी कि वह रात को अपने मायके में रह सकती है, क्योंकि दरअसल मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। और मेरे लिए तो यूं था कि जैसे अंधा क्या मांगे, दो आंखें। रिसेप्शन की रस्म में बैठकर शाम को ही मेरी पत्नी अपने माँ बाप के घर चली गई और मैंने सुख का सांस लिया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सुकून बर्बाद हो गया। रात को सुकून से अपने कमरे में सो रहा था जब मुझे हल्की सी दस्तक सुनाई दी। यह दस्तक बहुत हल्की थी, पर बहुत जल्दी जल्दी में दी जा रही थी। मैंने देखा तो इधर मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। फिर यह दस्तक कौन दे रहा था? मैं नींद से जाग ही गया और मैंने महसूस किया कि यह दस्तक मेरे कमरे की खिड़की पर आ रही है और मेरे कमरे की खिड़की बाहर गली में खुलती है। मैं हैरान हुआ कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अब दस्तक के साथ साथ आवाज भी आई और यह आवाज बहुत ही नौजवान और खूबसूरत थी। कोई लड़की थी। वह कह रही थी कि दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुसीबत में हूं। जब सुना कि कोई मुसीबत में है तो खिड़की खोल दी और सामने खड़ी उस लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने अपने चेहरे को नकाब से और बदन को चादर में छुपा रखा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि ये आंखें किसी खूबसूरत इंसान की हैं। मैंने उससे अंदर आने को कहा और वह मेरा हाथ पकड़कर खिड़की के अंदर फांद कर कमरे में आ गई। उसने कमरे में आते ही मेरे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि मैं बहुत मुसीबत में हूं, मेरी मदद करो। वह मेरे कदम में बैठ गई कि मुझे पनाह दे दो। मैं हैरान भी था और घबरा भी गया। फौरन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा कि कैसी मुसीबत? क्या तुम्हारे पीछे कुछ लोग बड़े हैं? अगर तुम कहती हो तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। उसका कहना था कि नहीं, पुलिस को नहीं बुलाना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस मुझे थोड़ी देर के लिए इस कमरे में पनाह दे दो, आज की रात के लिए। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कैसे पनाह दे सकता हूँ, मेरे घर में मेरी माँ है और उसने जो हमें देख लिया तो वह 1000 सवाल करेगी। फिर पनाह कैसे दूं? उसने कहा, मुझे बस इस कमरे में बैठने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठी रहूंगी, मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं, आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूंगी, बस मुझे बचा लें। मैंने कहा, ठीक है, तुम इस कमरे में आज की रात के लिए रुक सकती हो। वह लड़की मेरे कमरे में ही रखे एक सोफे पर बैठ गई। कमरे को हैरान होकर देख रही थी कि यह किसी नए शादीशुदा जोड़े का कमरा है, क्योंकि यहाँ पर सामान भी नया मौजूद था और अभी तक मेरे बेड पर सजावट भी लगी हुई थी। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया, आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, नहीं,
मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कमरा मेरे भाई की पत्नी के लिए सजाया गया था और वह अपनी पत्नी को लेकर बाहर के मुल्क चला गया है और अब यह कमरा मेरा हो गया है। जाने क्यों मैं उससे सच बताना नहीं चाहता था। मैं उससे यह नहीं कहना चाहता था कि मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी इतनी मोटी पत्नी का पति कहकर मुझे कौन सा फक्र महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने यह फैसला बड़ी जल्दी कर लिया कि मुझे उसे यह नहीं बताना कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने एक पल को भी नहीं सोचा कि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की मालूम हो रही थी। उसने इतना चेहरा भी छुपाया हुआ था और चादर ऐसे की थी कि उसके पैर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। जब मैंने अपनी पत्नी को इस कमरे में बैठे देखा तो मुझे ऐसा लगा था कि काश इसकी जगह कोई चुड़ैल बैठी होती। लेकिन अब मेरे दिल में यह बात नहीं आई कि क्या कहीं लड़की को चुड़ैल तो नहीं थी जो आधी रात को मेरे कमरे में आ गई थी। वरना कैसे आजकल कोई इस तरह गलियों में कह रहा हूं, वह भी रात के वक्त। लेकिन हो सकता है किसी भी कोई मुसीबत आई हो। उसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और वह चुपचाप एक तरफ बैठी रही। रात का वक्त ऐसा भी होता है कि जब इंसान को बहुत सख्त नींद आ जाती है और कुछ भी हो लेकिन वह सो ही जाता है। लेकिन मुझे उस वक्त भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे कमरे में एक लड़की बैठी थी जो निहायत हसीन थी। मैं बार बार नजर बचाकर उसे ही देख रहा था। मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकता था कि उसके लिए खाने को कुछ ले आऊं। कमरे में पानी रखा था, उसने पानी भी नहीं पिया क्योंकि उसे पानी पीने के लिए अपना नकाब हटाना पड़ता और शायद वह अपना नकाब नहीं उठाना चाहती थी। जैसे ही सुबह की रोशनी फैली मेरी आंख लग गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। मेरा इरादा तो यही था कि मैं सुबह तक जागता रहूंगा क्योंकि वह मेरे कमरे में बैठी थी और ऐसे मुझे सोना नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे नींद आ गई थी और जब मैंने सुबह आसपास देखा तो वह कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। वो कमरे से निकलकर खिड़की के रास्ते ही वापस चली गई। मैं यही सोच रहा था कि यह मेरे साथ हुआ क्या, कि एक अनजान लड़की ने सारी रात मेरे कमरे में गुजारी लेकिन मैं उसकी शक्ल भी न देख सका। उसके वजूद से उठने वाली खुशबू अभी भी मुझे मेरे कमरे में महसूस हो रही थी। अभी मैं नींद से जागा ही था और अपने ही दिल में हंस रहा था कि मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला और मैं चौंक उठा। उसने कहा, आप चौंक क्यों गए? मैंने कहा, क्या तुम अचानक से आ गई तो जाहिर है, क्या मैं चौंक नहीं जाऊंगा? बेशक मैंने अभी उससे अपने रिश्ते का आगाज नहीं किया था और मैं जानता था कि वो कुछ दिन के लिए मेरी पत्नी है। लेकिन अचानक से उसकी आमद से मैं चौंक गया था क्योंकि अगर वो देख लेती कि मेरे कमरे में कोई लड़की है तो वो गुस्सा होती और शायद मुझसे रिश्ता तोड़ देती। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर मेरे हाथ आई सोने की चिड़िया तो उड़ जाती। बस मुझे इस बात का डर था और किसी बात का खौफ नहीं था। वह सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हिप्पो था, लेकिन मुझे उसी के साथ गुजारा करना था। मेरी माँ ने मुझे यह भी कहा था कि तूने उसके साथ इस तरह रहना है जैसे तू उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसको एक जगह भी यह कहने की जरूरत नहीं कि तुम खूबसूरत हो या मोटी हो। तेरी जबान से ऐसी कोई बात ना निकले, बल्कि तूने उसे बहुत ज्यादा खुश रखना है ताकि जब तक उसके बाप की जान में जान है उसका बहुत ख्याल रखना होगा। मैंने उसके बाप की हालत के बारे में डॉक्टर से पूछा है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, आज गया या कल गया, कुछ दिन का मेहमान है, इसलिए हमें उस लड़की को बहुत खुश रखना होगा। वह यह समझने पर मजबूर हो जाए कि हम ही उसके परिवार हैं और उसका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी नहीं है, ताकि जब उसके बाप का इंतकाल हो जाए तो वह अपने सारे राज हमसे शेयर करे, हमसे मशवरा मांगे और हम उसे बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। जाहिर है वह सारा कारोबार तेरे हाथ में दे देगी और खुद घर की चिड़िया बनकर बैठ जाएगी। और जैसे ही सब कुछ तेरे हाथ में आ जाए तो उसे रास्ते से हटाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत सफर करना पड़ेगा और पूरी उम्र लग जाती है इतने सारे पैसे कमाने में। अगर हमारा साथ 1.5 साल भी लगा तो क्या बुरा है। मैंने कहा, इतनी जल्दी आ गई तो? कहने लगी, हाँ, मैंने सिर्फ रात को रहने का कहा था। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है, जबकि मुझे उससे कोई जिम्मेदारी पूरी करवाने का कोई शौक नहीं था। मैंने कहा कि जाकर नाश्ता बना दो। वैसे उसने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया था। वो घर को साफ करने लगी, मेरे कपड़े निकाल के इस्त्री किए और मुझसे पूछा कि दोपहर के लिए क्या बना दूं। तो मैंने कहा कि कुछ भी बना लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अगले दिन भी रात को फिर से मेरी पत्नी अपने मायके चली गई और आज फिर वो लड़की मेरे कमरे में आ गई। उसने कहा कि मुझे पनाह चाहिए। मैंने उससे पूछा कि
तुम क्या करती हो कि लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं? उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर तुम मुझे पनाह नहीं देना चाहते तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो फिर उसके जिम्मेदार तुम होगे। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान हो गई हो, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ठीक है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, तुम आराम से बैठ जाओ। मैंने यह बात अपनी माँ को भी नहीं बताई थी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि अपनी पत्नी की सेवा करो, उसे खुश रखो। लेकिन मैं उसकी सेवा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो जाती तो मैं शुक्र अदा करता था कि मेरी जान छूट गई, लेकिन पूरा दिन मेरी बहुत सेवा करती थी, मेरे जूते तक साफ करती थी, मुझसे हर बात पूछती थी, लेकिन उसकी तरफ गौर से देखा ही नहीं था। मेरे ख्यालों में तो दिन भर वो नकाबपोश हसीना फिरती रहती थी, जो हर रात मेरे कमरे में आकर मेरी नजरों के सामने बैठकर मेरा दिल जलाया करती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि आज मैं नहीं जाती, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैं आपके पास ही रहूंगी। लेकिन यह सोचकर तो मैं थरथर कांपने लगा कि अगर आज वो लड़की दीवार फांदकर अंदर आ गई तो अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, मेरे हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा कि नहीं, तुम चली जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत होगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि बीमार बंदा हो और हर रोज एक काम की आदत हो? वो तुम्हारा उनके साथ रहना जरूरी है, तुम्हारे साथ से उनको खुशी मिलती होगी। तुम आज नहीं जाओगी, और अगर उनको आज रात कुछ हो गया तो। उसने मुझे अचानक घूर कर देखा कि जैसे कह रही हो कि किस किस्म की बातें कर रहे हो। मैंने कहा कि मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन देखो, उनकी हालत ऐसी है कि जब कोई शख्स ऐसे बिस्तर मर्ग पर पड़ा हो तो फिर उसका क्या पता चलता है। कहीं ऐसा न हो कि आज की रात उनकी आखिरी रात हो और तुम आखिरी बार उनसे मिल भी ना पाओ। मैंने अपनी पत्नी को बहुत डरा दिया। मेरी पत्नी मान गई कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, लेकिन इस दफा मुझे खुद छोड़कर आएं, मेरे बाबा से भी मिल लीजिएगा। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आपको खुद ही छोड़कर आता हूं। मैं अपनी पत्नी को छोड़ने गया, थोड़ी देर ससुर के पास भी बैठ गया। उनकी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बोर हो रहा था, लेकिन सुन ली और फिर वापस आ गया। और आज की रात भी वो लड़की घर में ही आ गई थी, लेकिन आज मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को निकाला था और मैं इस बात पर बहुत खुश था। आज वो लड़की अपनी जगह पर ही आकर बैठ गई। मैं उससे बातें करने लगा। मैं बात से बात निकालकर उसे बातों में मशरूफ था। मैं चाहता था कि वो बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। यूं तो उसने बुर्का पहन रखा था, लेकिन महसूस होता था कि वो बहुत ही दुबली पतली और प्यारी सी लड़की थी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत और उसके हाथ गोरे गोरे थे। उसकी निस्बत मेरी पत्नी तो बहुत ही मोटी और उसके हाथ भी अजीब फूले हुए थे। वैसे मैंने अपनी पत्नी को कभी इतना गौर से नहीं देखा था जितना उस लड़की को देख रहा था। बिलाखिर उसने कह दिया कि अगर इस वक्त आपकी पत्नी आपके कमरे में आ जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा कि मेरी कोई पत्नी नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मेरी पत्नी है? उसने कहा कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूं। मुझे पता है कि आपकी शादी हो चुकी है और यह कमरा आपका कमरा है। खैर, आपने मुझसे झूठ बोला तो कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने भी आपसे कोई झूठ बोला हो। शादी की रात तक अपनी दुल्हन को नहीं देखा, और जब देखा तो हालत ऐसी हो गई कि जैसे आज तक किसी दूल्हे की नहीं हुई होगी। मैंने अपनी हीरा नाम की दुल्हन को अपनी सुहागरात पर ही देखा था। वो घूंघट किए बैठी थी, और जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हो गया है, क्योंकि वो लड़की इस कदर बदसूरत थी कि कोई भी मर्द उसके पास जाने से इनकार कर दे। उसका वजन 100 किलो से ज्यादा होगा, उसकी रंगत करीबन काली और नैन नक्श भी अजीब भद्दे से थे। मैंने तो उससे पूछ लिया कि वो कौन है और मेरी दुल्हन कहाँ है। शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा था। शादी की रात पर अक्सर दूल्हे के साथ ऐसा मजाक किया जाता है जिसमें उसकी खूबसूरत दुल्हन की जगह घराने की सबसे मोटी, बदसूरत या बूढ़ी औरत को बैठा देते हैं, और जब दूल्हा घूंघट उठाता है तो हैरान हो जाता है। बाद में उसकी प्यारी और खूबसूरत दुल्हन को उसके पास ले आते और कहते हैं कि ये लो तुम्हारी पत्नी तो ये है। पर मेरे घराने में था ही कौन जो ऐसा मजाक करता। शादी भी तो सादगी से हुई थी और सब मेहमान जा चुके थे। अब मुझे समझ आ गई थी कि जो मुझसे ये मजाक कर रहा था वो कोई और नहीं मेरी किस्मत थी, और अब मजाक हो चुका था। अब तो मेरा दिल कर रहा था कि कहीं से कोई निकल आए और कहे कि तुम्हारे साथ मजाक हुआ है। बेशक वो कोई आत्मा ही क्यों ना हो। मैंने घूंघट उठाया था,
लेकिन उसके बाद मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैंने उसको एक नज़र देखा भी नहीं और फौरन निकल के बाहर चला गया। मैं फौरन अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद सुकून से सो रही थी। मैंने दरवाजे को ऐसे पीटा था जैसे मेरे अंदर किसी बदअखलाक पुलिस वाले की रूह आ गई थी। मेरी माँ बाहर आई तो मुझे देखकर उसकी जान में जान आई। पागल हो गया है, अक्ल है कि उड़ गई? इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? और शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है जैसे अपनी सुहागरात पर ही रंडुआ हो गया है? मेरी माँ भी गुस्से में थी। काश ऐसा ही होता, क्योंकि उससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता। वो जो कमरे में बैठी है ना, उसे दुल्हन कहना गुनाह है। ये तूने मेरे साथ क्या किया माँ? मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी मौत का इंतजाम कर दिया। मेरी माँ ने कहा कि क्या मतलब मैंने? क्या वहां पर किसी चुड़ैल को बिठा दिया है? मैंने कहा कि चुड़ैल ही होती। चुड़ैल भी बड़ी खूबसूरत होती है, बस चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं। मुझे बस यही करना था, उसे वापस भेज देना था, क्योंकि मेरे अंदर अब उसके साथ रहने की चाह नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पागल तो नहीं हो गया तू? वो लड़की नहीं, तेरा ब्लैंक चेक है और तू ऐसी बातें कर रहा है। पागल, तू बहुत जल्द बहुत अमीर होने वाला है। मैंने अपनी माँ से कहा, हाँ, मैं अमीर हो जाऊं और साथ ही मर भी जाऊं। अमीर हो जाऊं पर अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लूं। नहीं चाहिए ऐसी दौलत। क्या फायदा ऐसी दौलत का, ऐसे पैसों का जो बाद में मुझे अपना इलाज करवाने में ही खर्च करने पड़े, या फिर मुझे बहुत सारी बीमारियां लग जाएं, या फिर मैं पागल हो जाऊं। माँ ने कहा, ओ पागल, तू अपनी बुआ पर गया है। एक बार उसका बाप मर जाए और सारी दौलत तेरे नाम हो जाए, फिर तुझे उससे कोई ताल्लुक रखने की क्या जरूरत है? फिर मेरा बेटा जिस लड़की से कहेगा, मैं उससे अपने बेटे की शादी करवा दूंगी और अपने अमीर तरीन बेटे के लिए परी जैसी लड़की ले आऊंगी। तेरी माँ सब जानती है। घाटे का सौदा आज तक नहीं किया मैंने, वरना मेरा कोई दिमाग खराब था कि अपने हीरे जैसे बेटे को उस मोटी घसीट के हवाले कर देती। मैंने कहा, हीरा क्या होता है? इस लड़की का नाम हीरा किसने रखा है? और माँ कहने लगी, उसका नाम हीरा नहीं लक्ष्मी है, लेकिन उसका बाप उसे प्यार से हीरा कहता है। हम भी हीरा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो वाकई हीरा है, लेकिन ऐसा हीरा जिसे हमें बेच देना है। पर जब तक उसका बाप मर नहीं जाता, उससे अच्छे तरीके से पेश आ। बस यूं समझ ले, कुछ दिन की तकलीफ है, फिर सुकून ही सुकून है। मेरी माँ की अक्ल पर मैं हैरान था। सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना गहरा सोचेंगी, वरना हमारे पास था ही क्या? एक छोटा सा घर जिसकी हालत इतनी बुरी थी, पर हमारे पास उसे ठीक करवाने के भी पैसे नहीं थे। मैं वापस कमरे में आया तो मेरी पत्नी जाग रही थी। मैंने उसे कहा, चुपचाप सो जाओ। पूछने लगी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने कह दिया, अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, ऐसा आपके दोस्त को इस वक्त कॉल नहीं करनी चाहिए थी, आज आपकी सुहागरात है। मैं देख रहा था कि उसके मुंह में जुबान भी थी। उसको अपनी सुहागरात की पड़ी हुई थी, जबकि मैं उसके करीब भी नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उसने कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, जिसके बाद शायद आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर यह बहुत जरूरी है। मैंने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूं। तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो कि अगर किसी भी पति को बताई जाती तो वह हत्थे से ही उखड़ जाता, पर मेरे लिए यह किसी खुशखबरी जैसी थी। जब तक मेरे बाबा बीमार हैं, मैं रोज रात को अपने घर ही रहा करूंगी, क्योंकि रात को बाबा का ख्याल रखने की जरूरत होती है और नौकरों पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। मेरे पास अपनी अमीर पत्नी की नजरों में अच्छा बनने और अपनी जान बचाने का बहुत अच्छा मौका था। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे उसे यह महसूस हो कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। मैंने उससे कहा, अभी हमारी शादी हुई है और तुम रात के वक्त घर से बाहर रहना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि यह बात कुछ मुनासिब नहीं है? उसका कहना था कि हाँ, ऐसा है, पर मैं क्या करूं? मेरे बाबा जिस तरह बीमार पड़े हैं, पता नहीं उनके पास कितना वक्त है। मेरी पत्नी घर से चली गई और मेरी माँ को भी इस सब का पता चल गया। मेरी माँ ने मुझे इतना कोसा यहां तक कह दिया कि तुम मेरा बेटा हो ही नहीं सकते। मेरी पत्नी अपने घर चली गई और 1 हफ्ते बाद उसने तलाक का नोटिस भेज दिया। उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए वो कभी भी वापस आने वाली नहीं थी। उसने मुझसे तलाक ले लिया और अपनी जिंदगी में वापस चली गई। फिर मुझे पता चला कि उसके बाप भी ठीक हो गए और उसकी बीमारी खत्म हो गई, और अब वो फिर से किसी इंसान के साथ शादी कर रही है
जो उसकी तरह का बहुत अमीर है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं लालच में आकर सबसे पहले अपनी पत्नी की नजरों में गिर गया और सारा कुछ खराब हो गया। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।